हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अनुभव बायोमेटेरियल पॉइंट में। आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त होगी। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 सीरीज में बात करेंगे। एमसीक्यू जो क्वेश्चन रहते हैं, जो विकल्प वाले क्वेश्चन रहते हैं, इसमें हम 50 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन होते हैं, उनमें कौन कौन सा आपका विकल्प सही होता है। यदि आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है तो आप हमें कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान बायोलॉजी 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें से जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, इसमें से आपका क्वेश्चन होगा और इसमें से 4 विकल्प होंगे। आपको जो सही विकल्प यहाँ पर फिलहाल हम बता देंगे, लेकिन आपको अगर मालूम है तो आप अपने नंबर अलग लिखेंगे, और यदि आपको नहीं मालूम है तो वो नंबर नहीं लिखेंगे। यानी कि 50 में से जितने आपको आते होंगे वो आप लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट जरूर करिएगा कि इतने क्वेश्चन हम लोगों को आते थे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि आम के फल में, जो आम के फल में खाने वाला जो भाग होता है वो बाह्य फल भित्ति होता है या मध्य फल भित्ति होता है या अंतः फल भित्ति होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं, आम खाए होंगे। जो आम होता है उसमें सबसे बाहर जो होता है छिलका होता है, उसके बाद में मांसल भाग होता है जिसको हम लोग मध्य फल भित्ति कहते हैं, और इसके बाद जो होता है, जो गुठली होती है जो बीज के ऊपर चढ़ा होता है, उसे हम अंतः फल भित्ति कहते हैं। तो यहाँ पर आम का जो खाया जाने वाला भाग होता है उसे हम मध्य फलभित्ति कहते हैं। वैसे हम कच्चा आम जो है बाह्य फलभित्ति के साथ भी खा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि आप बेसिकली ये पूछा गया है कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है। तो विकल्प आपका बी सही होता है, मध्य फलभित्ति। तो चलिए हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समसूत्री विभाजन होता है। आखिर समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो समसूत्री विभाजन, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। कायिक कोशिका में होता है, जनन कोशिका में, सी नंबर दिया गया है, ए व बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो समसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है वो किसमें होगा? ये कायिक कोशिका में होता है। किसमें होता है? समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिका में होता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि समसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से एक कोशिका विभाजन या एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलीकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही होता है पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक को हिंदी में कहते हैं अनिषेक फलन। बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, और बिना निषेचन के बीज बनने की क्रिया को असंग जनन कहते हैं। तो यहाँ पर आप विकल्प जान रहे हैं कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर बी सही होगा, पार्थेनोकार्पिक। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? विकल्प दिया गया है, ए पक्षी, बी मेढक, सी स्तनपायी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पक्षी होगा में और स्तनपायी होगा, इन सब में यहाँ पर आंतरिक निषेचन होता है। लेकिन विकल्प क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो आंतरिक निषेचन मेढक में नहीं होता है, क्योंकि इनमें शरीर से बाहर जल में निषेचन होता है, तो इसको बाह्य निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन एक प्रकार का है या एक प्रकार का क्या है? कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन, और सी दिया गया है लैंगिक जनन, और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर नोट करते जाइएगा कि 50 क्वेश्चन आपको पता होने हैं। 50 क्वेश्चन इस सीरीज में हम कराएंगे पार्ट 1 में, और इसी प्रकार से पार्ट 1 पार्ट 2 चलते रहेंगे। तो आपको बताना है पार्ट 1 में आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होता है, अर्थात द्विखंडन एक प्रकार का है। तो क्या है यहाँ पर? आप विकल्प बी सही होता है, अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं? हवा के द्वारा या वायु द्वारा जो परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं? कीट परागिता कहेंगे, या वायु परागिता कहेंगे, या हवा परागित कहेंगे, क्या कहेंगे?
इसको हम लोग हवा परागित कहेंगे, क्योंकि हवा के द्वारा परागण हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, हवा परागित कहेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा एंटिमोफिली होता है, हाइड्रोफिली होता है, जूफिली होता है, गेमोफिली होता है, एनिमोफिली होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, यहाँ पर हिंदी में दिया गया। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा, इसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं, वायु परागित कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु परागित कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वायु शुद्ध दिया गया है। अगर वायु ना होता तो हवा परागित हो जाता, क्या होता, तो विकल्प आपका बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, अनुन्मल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। देखिए, एक होता है अनुमेल्य और एक होता है अनुन्मल्य। इसमें क्या होगा कि पुष्प आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, स्वपरागित, परपरागित, सी दिया गया है, ए व बी दोनों। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होता है, स्वपरागित, क्योंकि ये पुष्प खिलते नहीं हैं, बंद ही रहते हैं, उसी के अंदर स्वपरागण हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में क्लिस्टेमोगैमस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है। जो एंटोमोफिलस पुष्प होता है उसमें कौन सा परागण होता है, ए दिया गया चींटी द्वारा, बी कीट द्वारा, सी पक्षी द्वारा और डी हवा द्वारा। एंटिमोफिली का मतलब क्या होता है कि किसके द्वारा परागण होगा, तो कीटों के द्वारा परागण होता है, तो विकल्प बी सही होगा, कीट परागण, अर्थात कीटों के द्वारा परागण होता है, तो ऐसे पुष्पों को एंटिमोफिलस पुष्प कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका विकल्प बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, नारियल में तरल एवं गूदेदार जो पदार्थ होता है, तो यहाँ पर उसे हम क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे या भ्रूण होता है, या विकल्प बी दिया गया है अंतःभित्ति दाना होता है, या सी भ्रूण पोष कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया जो तरल पदार्थ होता है, जो पानी भरा होता है, या जो नारियल हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, या उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपको जो है सही लग रहा है, यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट करिए और साथ में जोड़ते जाइएगा कि अभी तक आपके जो है कितने आंसर आपके सही हुए हैं। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर सी, भ्रूण पोष। यहाँ पर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में जो प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है। इसमें पूछा गया है प्राथमिक शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, विकल्प दिया गया है ए 44, बी 46, सी 23 और डी 40 दिया गया है। तो इनमें कौन सा विकल्प सही होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विकल्प नंबर जो है ए सही होता है, 44। यहाँ पर देख रहे हैं आखिर विकल्प नंबर ए क्यों सही हुआ है, क्योंकि इसमें ऑटोसोम्स पूछा गया, समसूत्री जो है गुणसूत्र पूछे गए, ऑटोसोम्स गुणसूत्र पूछे गए, इसलिए 44 सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि है, मतलब किस प्रकार से जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है, ट्यूबेक्टोमी, बी वैसेक्टोमी, ए व बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे ट्यूबेक्टोमी जो होता है महिलाओं में होता है, जिसे हम नालबंदी कहते हैं, वैसेक्टोमी जिसको हम नसबंदी कहते हैं। तो इन दोनों विधियों के द्वारा जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है, और ये दोनों ही क्या है, फैमिली प्लानिंग की स्थायी विधियां हैं, फैमिली प्लानिंग की स्थायी विधियां हैं। तो इस प्रकार से विकल्प आपका कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर आपका सही होता है सी, ए व बी दोनों ही जो है आपके विकल्प ए व बी दोनों सही हैं। तो इसमें से देखेंगे यहाँ पर हम विकल्प हमें एक ही चुनना है, तो इसलिए विकल्प हम सी चुनेंगे, ए एवं बी दोनों ही सही हैं, क्योंकि ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी जिसे हम नालबंदी और नसबंदी के नाम से जानते हैं, दोनों ही स्थायी विधियां हैं फैमिली प्लानिंग की। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया गया है, इनमें से कौन यहाँ पर दिया गया है क्लायोटोरिस का समजात अंग है, क्लायोटोरिस का समजात अंग है। समजात अंग आप सभी जानते हैं, जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है उसे हम समजात अंग कहते हैं। और इसमें यहाँ पर ए देख रहे हैं योनि, बी लिंग दिया गया है, और सी यहाँ पर देख रहे हैं ए एवं बी दोनों ही, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा, लिंग, कौन सा सही होगा, लिंग। क्लाइटोरिस चूंकि फीमेल में है और लिंग मेल में होता है, इसलिए ये क्या दिया गए हैं, समजात दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक चक्र पाया जाता है मनुष्यों की मादा में, स्तनपायी मादा में, प्रीमेट्स की मादा में, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा, मनुष्य की मादा में पाया जाता है,
मनुष्य की मादा में मासिक चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किनका स्वर उच्च पिच या स्वरमान का होता है? यानी उच्च पिच यानी किसका स्वरमान अधिक होगा? तो पुरुष का, बी स्त्री का, सी किन्नर का और डी इनमें से कोई नहीं। तो स्त्री का जो पिच होता है स्वरमान अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया गया है, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। तो मनुष्य में या मानव स्त्रियों में अंडों का निर्माण कहाँ होता है? यहाँ पर ए गर्भाशय, बी फैलोपियन ट्यूब, सी ओवेरियन फॉलिकल में, डी इनमें से कोई नहीं। तो गर्भाशय में तो गर्भ का या बच्चे का पालन होता है, फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा? निषेचन होता है, और ओवेरियन फॉलिकल मतलब जो ओवरी में फॉलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होने पर फॉलिकल जो रिलीज होते हैं वहीं से जो है अंडों का निर्माण होता है। तो विकल्प नंबर आपका सही होता है सी, जिसे हम ओवेरियन फॉलिकल में कहेंगे। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? देखेंगे इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? तो आप बताइए, इन 50 में से अभी 16 हो चुके हैं और आपने अभी तक कितने आंसर सही किए आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं, विकल्प ए दिया गया शिकार, बी परजीविता, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? प्राकृतिक उपाय कौन सा होगा? तो विकल्प आप कौन सा सही बता रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ए व बी दोनों सही होंगे, क्योंकि शिकार भी कर सकते हैं, शिकार के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है? मतलब सर्जरी के माध्यम से कौन सी विधि के द्वारा जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है? तो ट्यूबेक्टोमी भी ये शल्य विधि है और वैसेक्टोमी भी है। तो सी विकल्प आपका सी सही होता है, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी किस में होती है? यहाँ पर पुरुषों में होती है, और ट्यूबेक्टोमी किस में होती है, जिसे नालबंदी कहते हैं, महिलाओं में होती है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर सी सही होगा। तो इस प्रकार से आप जान चुके होंगे। यदि आपको ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी का, वहाँ पर आप जाइएगा और वीडियो को देखिएगा। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर टॉपिक का नाम लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? कॉपर टी एक अस्थायी विधि है जन्म दर की, तो किसको रोकता है? यहाँ पर आप देख रहे हैं किसको रोकता है? ये परिवार नियोजन की जो है अस्थायी विधि है, ये परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। तो ए निषेचन, बी अंडोत्सर्ग, सी वीर्यपतन और डी आरोपण। तो इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही होगा? आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप कमेंट में बताएं, आप कमेंट में बताएं कि इनमें से आपके हिसाब से कौन सा विकल्प सही होता है। जल्दी कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होता है। तो यहाँ पर चलिए हम बता देते हैं, बी नंबर सही होगा, अंडोत्सर्ग, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। कॉपर टी किसको रोकता है? ओव्यूलेशन को रोकता है। जब ओव्यूलेशन रुकेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर दिया गया, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहले ही हमने बताया है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नलिका उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन, प्रत्यारोपण का रोधक। तो इसमें शल्य क्रिया के द्वारा बताया गया है। तो नलिका उच्छेदन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। शुक्रवाहक पुरुषों में होता है, शुक्रवाहक उच्छेदन पुरुषों में होता है। और प्रत्यारोपण जो प्लांटेशन होता है, ठीक है, तो ये और रोधक, ये दोनों विधियां कैसी हैं? अस्थायी विधियां हैं। और इसमें बंधकरण शल्य क्रिया की बात कही गई तो विकल्प ए सही होगा। 20 नंबर दिया गया है, निम्नांकित में कौन यौन संचरित रोग है? देखिए यौन संचरित रोग को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं, एसटीडी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एड्स को एसटीडी रोग या यौन संचरित रोग कहते हैं। इसके वायरस का नाम जो होता है एचआईवी होता है। और एचआईवी की टेस्ट के लिए, एचआईवी की जांच के लिए या एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है। 21 नंबर दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वैश्विक या सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? तो इसमें सर्वदाता मतलब जो सबको दे दे, उसी को हम सर्वदाता कहते हैं। तो यहाँ पर ए दिया गया है, ए का ए, बी का बी, सी का ए बी और डी का ओ दिया गया है। तो सबको दे सके
ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है, उसे हम क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। क्यों, कौन सा ब्लड सबको दे सकता है, क्योंकि देने वाले के पास में एंटीजन नहीं होता है और ओ के पास एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ओ सर्वदाता होता है, सबको दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन यौन संबंध गुण है। यौन संबंध गुण का मतलब ये होता है कि किसमें यहाँ पर कौन सा यौन संबंध गुण है। तो विकल्प दिया गया है वर्णांधता, बी दिया गया है रतौंधी, सी पूर्ण अंधता, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही होता है विकल्प नंबर ए, जिसे हम वर्णांधता कहते हैं। क्या हो जाएगा, वर्णांधता, विकल्प आपका सही होता है विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों एलील द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं। यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प हैं, बहुविकल्पता, बी बहुअंडजता, सी अपूर्ण प्रभाविता, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे विकल्प हैं, एक से अधिक एलील्स हैं, तो विकल्प नंबर आपका ए सही होगा, बहुविकल्पता। तो इस प्रकार से आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। या कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया है तो उस क्वेश्चन को आप जो है कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन, इसका विकल्प आपका विकल्प ए सही होता है, जिसे हम बहुविकल्पता कहते हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक जोड़ी के लक्षण हैं। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, संबंधता जिसे हम लिंकेज कहते हैं की खोज किसने की। तो लिंकेज यहाँ पर आप देख रहे हैं, संबंधता की खोज किसने की। तो विकल्प ए मेंडल ने, बी स्टैनले व मिलर ने, सी पन्ने ने, तो इनमें से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प जो है सी सही होता है। कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर सी, मेंडल ने प्रस्तावित किया। 25 नंबर दिया गया है, मेंडल ने प्रस्तावित किया। ए अर्जित गुणों की वंशागति, बी अनुवांशिकी के नियम, सी संलग्नता के नियम, डी ऊर्जा का नियम। तो आप सभी जानते हैं मेंडल ने कौन से नियम दिए थे, बी नंबर आपका सही होगा, अनुवांशिकी के नियम। कौन सा, मेंडल ने 3 नियम प्रस्तुत किए गए थे, उन नियमों को कहा जाता है लॉ ऑफ हेरेडिटी या अनुवांशिकी के नियम। विकल्प नंबर आपका बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है। तो हीमोफीलिया में क्या हो जाता है, इसमें जब व्यक्ति को चोट लगती है तो रुधिर बहना शुरू हो जाता, बंद नहीं होता है। तो ए दिया गया वंशागत रोग, बी अप्रभावी लक्षण, सी एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा रोग है, ये इनमें से लिखा हुआ, इनमें से सभी। तो वंशागत रोग भी है, प्रभावी भी है और एक्स संलग्न भी है। तो आपका विकल्प जो है कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर आपका डी सही होता है, इनमें से सभी, क्योंकि वंशागत भी रोग है, अप्रभावी लक्षण पर भी हो जाता है और एक्स संलग्न भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 27 पे, लिखा है रोधकूट की संख्या कितनी होती है। रोधकूट की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प दिए गए हैं, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4 दिया गया है। तो विकल्प आपका सी सही होता है 3। उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है। उत्परिवर्तन जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डिवरीज ने बताया था। तो ये किसके द्वारा कराया जाता है, ए अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, बी गामा किरण के द्वारा, सी अल्फा किरण के द्वारा और डी दिया गया है बीटा किरण के द्वारा। तो इनमें से आपका कौन सा विकल्प सही होता है, अर्थात उत्परिवर्तन जो है किसके द्वारा कराया जाता है या किसके द्वारा कराया जा सकता है। तो विकल्प आपका बी सही होता है, गामा किरण के द्वारा उत्परिवर्तन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 29 नंबर पर, डीएनए से संदेशवाहक आरएनए जिसे हम एमआरएनए कहते हैं के बनने की क्रिया को क्या कहेंगे। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, ए प्रतिकरण जिसे द्विगुणन भी कहते हैं, बी वाष्पोत्सर्जन, प्रतिलेखन और रूपांतरण। वैसे तो आरएनए हमारे कई प्रकार के होते हैं, डीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, एसआरएनए। तो इस प्रकार से चारों विकल्प में से आपका विकल्प नंबर कौन सा सही होता है। आपको यदि इसका आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।
चलिए हम बात करेंगे इसमें कौन सा राइट आंसर आता है। तो वाष्पोत्सर्जन तो होगा नहीं, क्योंकि डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन नहीं कहेंगे। तो आप बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर सही है। 30 नंबर देख रहे हैं, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। तो आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। ए 8 दिया गया, बी 16 दिया गया, सी 32 दिया गया और डी 64 दिया गया है। तो इसमें से आपका विकल्प सही होता है 64। आनुवांशिक कूट में कितने कोट होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं 64 कोड होते हैं। विकल्प नंबर आपका डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तुत किया। ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए दिया गया है नीरेनबर्ग, बी दिया गया है जैकब तथा मोनोड ने, सी दिया गया है खुराना ने, डी दिया गया है मेथाई ने। ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तुत किया गया है, किसने प्रस्तुत किया है। तो 4 विकल्प आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करिए, आंसर नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिए। और आपके अभी तक कितने सही आंसर आए हैं, आपको पहले से कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विकल्प नंबर आपका सही होता है स्क्रीन पर, विकल्प नंबर बी जैकब तथा मोनोड ने ओपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण है। मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण है। 1 जीन की वंशागति, बी 2 जीन की वंशागति, सी 1 अधिक जीन की वंशागति और डी दिया गया है इनमें से सभी। तो कौन सा विकल्प सही होता है। सी नंबर, विकल्प नंबर सी सही होता है, अधिक जीन की वंशागति, अधिक जीन की वंशागति। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, इनमें से किन 2 विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बीच आर्क्योप्टेरिक्स एक योजक या संयोजक कड़ी है। इनका कहने का मतलब ये है आर्क्योप्टेरिक्स किसके किसके मध्य की संयोजक कड़ी है। आर्क्योप्टेरिक्स जो है किसके किसके बीच की संयोजक कड़ी है। तो इसमें लिखा हुआ जल एवं भूमि, भूमि एवं पहाड़, भूमि एवं वायु पर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें लिखा है भूमि एवं वायु परि। भूमि एवं वायु पर का मतलब, वायु पर मतलब पक्षी और भूमि मतलब रेंगने वाले, यानी सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी है। तो विकल्प नंबर आपका सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 दिया गया है, लैमार्कवाद का संबंध है। तो लैमार्कवाद का संबंध है, इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयोग एवं अनुप्रयोग, बी उपार्जित लक्षणों की वंशागति, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो लैमार्क जो थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, यदि आप जानते हैं तो कमेंट में अपना राय जरूर दें। तो यहाँ पर उन्होंने अंगों के उपयोग और अनुपयोग के बारे में भी बताया था और उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में भी बताया था। तो विकल्प नंबर आपका सी सही होता है, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, एकेडिना क्या है। एकेडिना क्या है आप सभी जानते हैं, एकेडिना एक जंतु था। विकल्प दिया गया है, ए अवशेषी जीव है, अवशोषी जीव है, बी योजक कड़ी है, सी विलुप्त कड़ी है। तो विकल्प आपका बी सही होता है, योजक कड़ी। 36 पे दिया गया है, अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। तो अर्जित गुणों या उपार्जित गुणों, इसमें होना चाहिए उपार्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। तो विकल्प नंबर इसमें कौन सा सही होगा, यहाँ पर अर्जित नहीं होगा, उपार्जित होगा। तो विकल्प नंबर डी सही होगा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। और लैमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पर दिया गया है, स्पेसीज प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखा था। पुस्तक का नाम है स्पेसीज प्लांटेरम। तो इस पुस्तक को किसने लिखा, ए जॉनरे ने, बी कैरोलस लीनियस ने, सी थियोफ्रेस्टस ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का पिता भी कहा जाता है, द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से किस रोग हेतु एलिसा की जांच कराना चाहिए। देखिए इसके पहले हमने बताया कि जो एड्स की जांच में या HIV की जांच में एलिसा की जांच होती है। तो आप बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट में बताइए। 38 का कौन सा सही होता है, आप कमेंट में इसको बताइए। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख चुके होंगे। यदि आपको समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए। इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर पर। यहाँ 38 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। 38 नंबर वाले क्वेश्चन का जवाब आपको देना है एलिसा की जांच जो होती, टेस्ट जो होता है वो कौन से रोग या कौन से बीमारी में कराया जाता है। 39 नंबर देख रहे हैं। इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है या डेंगू फैलता है। तो ए सीसी मक्खी, बी मच्छर, सी प्रदूषित वायु, डी इनमें से कोई नहीं। तो सीसी मक्खी जो होती है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मक्खी है, बी मच्छर है। तो मच्छर द्वारा ही जो है डेंगू क्या होता है, डेंगू रोग का विस्तारण होता है। 40 नंबर देख रहे हैं। वायरस के कोर में इनमें क्या पाया जाता है, इनमें से क्या पाया जाता है। क्या वायरस के कोर में DNA होता है, बी RNA होता है, सी इन दोनों में से कोई एक, डी इनमें से कोई नहीं। तो वायरस के कोर में क्या हो सकता है, इनमें से कोई नहीं हो सकता है भाई। या तो DNA होगा या तो RNA होगा। तो विकल्प नंबर आपका सही होता है, आपका विकल्प नंबर सी सही होगा। इनमें से कोई भी हो सकता है। इन्फ्लुएंजा यहाँ पर 41 दिया गया है, 41 पे दिया गया है इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। ए इन्फोवायरस, बी मिक्सोवायरस, सी हर्पीज वायरस, डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्प हैं। इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी मिक्सोवायरस। 42 दिया गया है। फील पाँव, हाथी पाँव जिसे एलिफेंटिएसिस कहते हैं, रोग का रोगाणु है। विकल्प ए वुचेरिया, बी स्कैरिस, सी टीनिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर आपका सही होगा इसमें ए वुचेरिया वैंकोफटाई। 43 दिया गया है। हम लोगों में वर्मी फॉर्म जो अपेंडिक्स होता कैसा अंग है। जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है ये आवश्यक अंग है, बी अवशेषी अंग है, सी असमजात अंग है, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों में जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है वो एक प्रकार का अवशेषी अंग है। किस प्रकार का अंग है, अवशेषी अंग है। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही होता है। कौन सा विकल्प सही होगा। यदि इसका आंसर आप जानते हैं तो इसका विकल्प जो है आप कमेंट जरूर करिए। इसका विकल्प सही होता है अवशेषी अंग, विकल्प नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं 44 पर दिया गया है। अंतर संकरण से वृद्धि होती है। ए दिया गया है समजातता में, बी विषम जातता में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प बी सही होता है विषम जातता में। विकल्प नंबर बी सही होता है विषम जातता में। 45 नंबर पर दिया गया है। सर्वोत्तम दुधारू नस्ल के पशु हैं। सर्वोत्तम दुधारू नस्ल के पशु हैं। ए लाल सिंधी, बी होल्स्टीन फ्रीजियन, सी साहीवाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दिया गया सर्वोत्तम दुधारू नस्ल के पशु हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है दूध देने वाली प्रजाति या नस्ल कौन सी है। तो फ्रीजियन है, होल्स्टीन फ्रीजियन है। 46 पर दिया गया फेरोमोन जाल में क्या होता है। फेरोमोन जाल में क्या होता है। ए नर फेरोमोन, बी मादा फेरोमोन, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें विकल्प आपका बी सही होता है मादा फेरोमोन। कौन सा सही होगा, मादा फेरोमोन। 47 पर दिया गया ऊतक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधे उत्पन्न करने की विधि कहलाती है। कौन सी। विकल्प नंबर ए सूक्ष्म प्रजनन, बी भ्रूण प्रवर्धन, सी सूक्ष्म प्रवर्धन, डी भ्रूण पोष प्रवर्धन। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही होता है। ऊतक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधे उत्पन्न करने की विधि कहलाती है। तो कौन सी विधि कहलाएगी, माइक्रो प्रोपागेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं। विकल्प नंबर ए सूक्ष्म प्रजनन, विकल्प आपका ए सही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 48, लिखा हुआ है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भिन्नता पाई जाती है उनके, तो लिखा हुआ है क्या कोशिका भित्ति में भिन्नता पाई जाती है, बी केंद्रक में, सी मेसोसोम्स में, यहाँ पर लिखा हुआ है डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प नंबर ए कोशिका भित्ति में। कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प ए कोशिका भित्ति में। 49 नंबर दिया गया है डीएनए के कटे भागों को जोड़ने हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प नंबर ए ट्रांसक्रिप्टेज, बी लाइगेज, सी यहाँ पर रेमोन्यूक्लेज्मा दिया गया है, डी इनमें से कोई नहीं। तो लाइगेज डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम लाइगेज करता है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है जैविक रूपांतरित जीव हो सकते हैं, ए रोगाणुरोधी, बी सूखारोधी, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जीएमओ होता है जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ये ए व बी दोनों हो सकते हैं, दोनों होते हैं। तो विकल्प आपका सी सही होगा, ए एवं बी दोनों। तो इस प्रकार आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि अभी तक आप लोगों ने 50 सवालों में से आपके कितने सवाल सही हुए। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और कितने आंसर सही हुए कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं, इसी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीरीज में पहले एमसीक्यू हल करेंगे, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाकर पूछे जा सकते हैं। उस क्वेश्चन सीरीज के बारे में भी बात करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।